क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण पर जो था वो हम बात कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने कहा केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को प्रॉपर स्टडी करने के लिए लगभग आप 220 के करीब एलिमेंट्स की आप स्टडी करते हैं और इन एलिमेंट्स को आप प्रॉपर स्टडी कर पाए, इन तत्वों का आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाए, उसके लिए जरूरी था कि आप इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करना केमिस्ट्री में, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है केमिस्ट्री में कि आप 220 एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करें और हर एक 220 एलिमेंट्स को पढ़ पाए। तब केमिस्ट्री के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, के तत्वों को, एलिमेंट्स को अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर जो था उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया, उनको अलग अलग क्लास के अंदर, उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कल पिछली क्लास में जब मैंने आपसे बात करी तो मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अलग अलग बेसिस पर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया और एक टेबल जो था वो बनाई गई जिसको कहा गया पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया, बताया आपको। गोब्रिनर ने 3 एलिमेंट्स को लेकर एक ग्रुप बनाया, लोदरमियर ने जो था वो अलग काम किया, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने काम किया। जहां से पार्शियली सक्सेस मिलना शुरू हुई वो कौन से साइंटिस्ट थे? मेंडलीफ। मेंडलीफ से हमें केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर पार्शियली सक्सेस मिलना शुरू हुई, तत्वों के बारे में समझना जो था वो शुरू किया। तो हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे स्टडी किया जाएगा ये आपको बता चुका कि मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को जो था वो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, लंबवत कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जो था वो बांटा गया। जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या कहा गया? ग्रुप जो था वो कहा गया और हॉरिजॉन्टल रो जो थे उनको पीरियड जो था वो कहा गया। ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जो था वो आपको कर चुका, लेकिन अब जो बात करूंगा केवल मेंडलीफ के लिए बात करूंगा। वो बात सही हुई या नहीं हुई हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो गलत थी सही थी इस पर जो था वो बात नहीं करेंगे। बस जो बात की जाएगी वो किस पर की जाएगी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पर जो था बात की जाएगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसी प्रॉब्लम की वजह से क्यों है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन दिया गया, इन पर जो था वो अलग करके साइंटिस्ट मोस्टली जो था उन्होंने बात करी। तो किस पर बात करें? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। किसी भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना, टेबल का मतलब क्या है? एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद जो एक टेबल, जो एक सारणी हमको मिल गई है ना, उसको जो था वो टेबल कहा गया, पीरियोडिक टेबल कहा गया। क्यों कहा गया इस पर हम जो था वो बात करते हैं, है ना। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कोई भी टेबल बनाई जाए, किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन किया जाए, आपको एक बेस जो था वो तैयार करना होता है, आपको एक आधार जो था वो तैयार करना होता है। कुछ भी किसी भी तरह से आप सिस्टम में जब जाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, किसी भी बातों को, लाइफ को सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, चीजों को सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, दुनिया में किसी को भी अगर सिस्टमेटिक एक प्रॉपर अरेंज करना चाहते हैं चीजों को, तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स जो था बनाना पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिस्टमेटिकली जो था वो अरेंज हो जाए, प्रॉपर तरीके से जो था वो रन करे, आपको एक प्रॉपर रूल के हिसाब से जो था वो चलना पड़ेगा। तो जिंदगी के अंदर चीजें सिस्टमेटिक तरह से रन करें, प्रॉपर तरीके से रन करें, बेहतर तरीके से रन करें, इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ रूल्स जो था उसके बेसिस पर जो था बात करना होती है, हमेशा कुछ रूल्स को जो था फॉलो करना होता है। तो जब आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो 100% इस टेबल को क्रिएट करने से पहले, इस सारणी को बनाने से पहले उन्होंने भी कोई एक लॉ, कोई रूल जो था वो दिया होगा जिसके बेसिस पर ये सारणी जो था वो तैयार हुई। जिस बेसिस पर मेंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल तैयार करी, जिस नियम पर ये सारणी जो था वो तैयार हुई, उसको कहा गया मेंडलीफ का आवर्त नियम, उसको कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अगर दोनों के बारे में बात कही जाए तो आपको दोनों को एक साथ ही जो था वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप और करके या करके जो था वो नोट करिएगा, और करके लिखे या करके जो था वो लिखेगा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ का आवर्त नियम। क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम?
मेंडलीफ कहते हैं कि हम एलिमेंट्स लें, अलग अलग प्रकार के तत्व लें, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर, परमाणु भार के आधार पर जो उनका मास था, जो उनका भार था, उस मास के बेसिस पर जो था अरेंज करें। और जो अरेंज का बेस रखा गया वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, कि हमने सबसे पहले वो एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था, सबसे पहले उसको, फिर उसके बाद उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें। तो वो कहते हैं कि आप एलिमेंट्स कलेक्ट करो, एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करें, अरेंज करें। एटॉमिक मास के बेसिस पर जब उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित अंतराल के पश्चात, एक रेगुलर इंटरवल के पश्चात, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनमें रिपीटेशन होने लगता है, उनमें पुनरावृत्ति जो था होने लगती है। ये रिपीटेशन होना, पुनरावृत्ति होना, रिपीट होना, इसी के लिए कहा जाता है क्या, पीरियोडिक। इसी को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर वो राशि, हर वो कंपोनेंट, हर वो किसी जिसके बारे में आप बात करना है, फंक्शन वो हो सकता है जिसको आप हिंदी में फलन कहते हैं, इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए। आपके बारे में बात करें तो आप उस पर्टिकुलर सिस्टम का फंक्शन हो सकते हैं, और कुछ देर आप इस क्लासरूम के अंदर मुझसे बात करें तो मैं इस सिस्टम का जो था वो फंक्शन हो सकता हूं। जब साइंस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सिस्टम हो जाता है। आप मेरे बारे में बात करोगे तो साइंस कहोगे कि आप सिस्टम हो, है ना। मैं थोड़ी आपके बारे में बात करना शुरू करूं तो साइंस कहेगा आप इनको सिस्टम जो था वो कहो। तो साइंस के अंदर जहां सिस्टम वर्ड यूज किए जाते हैं, फंक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं, मतलब जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, जिनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, उनको जो था वो फंक्शन कहा गया, उनको सिस्टम जो था वो कहा गया। तो वो क्या कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं, उनके एटॉमिक फंक्शन, जो एटॉमिक मास है, उनके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। तो कहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट बोलूं कि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था, तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवृत्ति फलन होते हैं। अब इसको सिंपल सादे सीधे सादे तरीके से बात कहूं तो क्या कहूंगा कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के पश्चात उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज हो, वो क्या होने लगेंगी, रिपीट जो था वो होने लगेंगी, वो दोबारा जो था वो रिपीट, पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसी को कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अब इस लॉ के बेसिस पर जो टेबल तैयार हुई, इस नियम के आधार पर जो सारणी तैयार हुई, उस सारणी को हमने कह दिया कौन सी सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। कोई डाउट हो किसी तरह का मन में, बढ़े आगे लिखेगा। मेंडलीफ इंग्लिश में लिखें पहले, मेंडलीफ प्रपोज्ड ए लॉ, मेंडलीफ प्रपोज्ड ए लॉ फॉर क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ प्रपोज्ड ए लॉ, मेंडलीफ प्रपोज्ड ए लॉ for classification of elements, Mendeleev proposed a law for classification of elements, for classification of elements, for classification of elements, which is known as Mendeleev's periodic law, which is known as Mendeleev's periodic law, which is known as Mendeleev's periodic law, which is known as Mendeleev periodic law, which is known as Mendeleev periodic law। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, according to this law, according to this law, according to this law, according to this law, physical and chemical properties of elements, according to this law, physical and chemical properties of physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass, are periodic function of their atomic mass, of their atomic mass, of their atomic mass, that is
that is elements are arranged 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 in increasing order of in increasing order of in increasing order of atomic mass in increasing order of atomic mass in increasing order of atomic mass, then properties are repeated 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 after regular interval then properties are repeated after regular interval then properties are repeated after regular interval जो स्टेटमेंट बोला था उसका मीनिंग क्या है वो भी बता दिया। इस स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी में नोट करिएगा। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ ने एक आवर्तनियम तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ ने एक आवर्तनियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडलीफ का आवर्तनियम कहा जाता है इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं अर्थात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करने पर भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल पश्चात पुनरावृत्ति होती है। यह था मेंडलिस पीरियोडिक लॉ। अब इसी लॉ के बेसिस पर जो टेबल रेडी हुई, जो सारणी तैयार हुई, उसी टेबल को जो था वो क्या कह दिया गया, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल जो था वो कह दिया गया। जहां पर आपने स्टेटमेंट लिखा था, लॉ लिखा था, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलिस periodic law, on the basis of Mendeleev's periodic law, elements are arranged then obtained a table of elements then obtained a table of elements एक टेबल मिली हमको, then obtained a table of elements which is called Mendeleev's periodic law, which is called Mendeleev's periodic table, हिंदी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना। उपरोक्त नियम के आधार पर प्राप्त
उपरोक्त नियम के आधार पर प्राप्त तत्वों की सारणी, उपरोक्त नियम के आधार पर प्राप्त तत्वों की सारणी, उपरोक्त नियम के आधार पर प्राप्त तत्वों की सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के विभिन्न गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के विभिन्न गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के विभिन्न गुण। क्या था? सिंपल, आपसे क्या कहा, जो वर्टिकल कॉलम थे केमिस्ट्री में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी, उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो उसमें टोटल पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे वो 8 वर्टिकल कॉलम थे। तो टोटल वर्टिकल कॉलम कितने थे? ये जो हमें 18 कह रहा था, ये जो आज पढ़ते हैं वो उसकी बात कर रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सही हो गलत उसकी बात नहीं कर रहा, जो मेंडलीव ने कहा था उसकी बात करूंगा। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें कितने वर्टिकल कॉलम थे? 8 वर्टिकल कॉलम थे, और हर कॉलम को उन्होंने 2 पार्ट में जो था वो डिवाइड कर रखा था। एक को ए, मेन एक हो गया 1 हुआ, जैसे तो 1 ए भी था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, है ना। हर कॉलम को 2 पार्ट में जो था वो डिवाइड किया। तो केमिस्ट्री के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उसमें कुल वर्टिकल कॉलम कितने थे? 8। इन वर्टिकल कॉलम्स को जो था वो ग्रुप जो था वो कहा गया। हॉरिजॉन्टल रो की बात करें तो बिल्कुल आज की जो बात है बिल्कुल वही है, वो कितने थे? 7। उनको क्या कहा गया? पीरियड जो था वो कहा गया। तीसरी जो एक कॉमन बात थी कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बात की जाती है उसके अंदर आपको 18 ग्रुप के अंदर जो आप इनर्ट गैसेस हैं उस इनर्ट गैसेस को भी मानते हैं। केमिस्ट्री में ये 8 ग्रुप थे, हर ग्रुप को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। इनर्ट गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं था। बाद में जब उन पे ऑब्जेक्शन आए तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी ये जो आपको जीरो का कॉन्सेप्ट जहां से आया वो अब नाम तो दे चुके 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने कहा आप इनर्ट गैसेस को कहां रखें? उनके पास कोई जगह नहीं थी, आपने कोई स्पेस ही नहीं दिया, तो उन्होंने कहा इनके एलिमेंट प्रॉपर्टीज जो थी वो किसी एलिमेंट से मैच ही नहीं कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहां पर जो था वो इनको प्लेस करूं, लेकिन कहा कि एलिमेंट्स तो है और उन्हीं का अरेंजमेंट कर रहे हो आप, उन्हीं का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उन्हें कहीं तो प्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पीरियोडिक टेबल तो अब मैं बना चुका, अब मैं कुछ नहीं करता, उन पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को उठाकर जिनको आप इनर्ट गैसेस कह रहे हैं कहां पर रख दिया। तो उनसे कहा कि आप नंबर कौन सा रखें, तो नंबर जो था वो रखने की बात आई तो 9th नहीं कहा उनकी, क्योंकि वैलेंसी 0 थी। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि मैंने जो कुछ कहा अगर नंबर रख दूंगा तो सब बेकार हो जाएगा, सारी कही गई मेरी बातें बेकार हो जाएंगी, मुझे नए सिरे से एफर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था जिस बेसिस पर मैंने बात करी वो नए सिरे से जो था एफर्ट करना पड़ेगा। तो मेंडलीव ने जहां पर इनर्ट गैसेस बाद में रखी उसको कह दिया 0 ग्रुप। ये तो बाद में केमिस्ट्री में उसका दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया कि नहीं 0 इसलिए कह रहा है क्योंकि इनकी वैलेंसी जो था वो क्या है? 0। ये तो बाद में आया जब किसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगे? मोस्ले के अकॉर्डिंग पढ़ने लगे। पहले तो 0 क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने अरेंज ही नहीं करी थी इनर्ट गैसेस। तो 8 रो थे, वर्टिकल कॉलम थे, जिसको क्या कहा गया? ग्रुप। इसमें इनर्ट गैसेस के लिए कोई ग्रुप खाली नहीं था, हर ग्रुप को 2 पार्ट में जो था सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। 7 हॉरिजॉन्टल रो थे जिनको क्या कहा गया? पीरियड जो था वो कहा गया। लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट है there are 8 vertical columns, 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 there are 8 vertical columns which are called groups, which are called groups, which are called group. हिंदी में मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 लंबवत, 8 लंबवत खाने हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 8 लंबवत खाने हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, समूह या वर्ग भी बोल सकते हैं, जिन्हें समूह वर्ग कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, there are 7 horizontal row, there are 7 horizontal row,
there are seven horizontal row which are called periods. मैंडलीफ की आवर्त सारणी में, हिंदी में मैंडलीफ की आवर्त सारणी में, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने उपस्थित हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 7 क्षैतिज खाने उपस्थित हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। There are 7 horizontal row which are called periods. ये था। अब जब फर्स्ट पीरियड्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उनमें भी केवल 2 ही एलिमेंट्स थे, उनमें भी केवल 2 ही तत्व थे और उसको कहा गया शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि केवल कितने एलिमेंट्स थे? 2। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 एलिमेंट्स उपस्थित थे, केवल 2 तत्व उपस्थित थे। इंग्लिश में उसको कहा गया शॉर्टेस्ट पीरियड और हिंदी में कहा गया अति लघु आवर्त। लिखेगा फर्स्ट पीरियड has only 2 elements. First period has only 2 elements. First period has only 2 elements, which is called shortest period, which is called shortest period, which is called shortest period, which is called shortest period. प्रथम आवर्त में मात्र 2 तत्व उपस्थित हैं। प्रथम आवर्त में मात्र 2 तत्व उपस्थित हैं जिसे अति लघु आवर्त कहा जाता है, जिसे अति लघु आवर्त कहा जाता है, जिसे अति लघु आवर्त कहा जाता है, जिसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट थे? 2। और इसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड के अंदर जो था 8 एलिमेंट्स थे मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। अगर सेकंड पीरियड उठाकर देखोगे, द्वितीय आवर्त देखोगे और थर्ड पीरियड तृतीय आवर्त देखोगे तो दोनों में एलिमेंट्स अगर काउंट करोगे मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में तो कितने हैं? 8। और इसको कहा गया शॉर्ट पीरियड, इसको कहा गया लघु आवर्त। लिखेगा सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व उपस्थित हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड have 8 elements which are called short periods. Second and third period have 8 elements which are called short period. द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व उपस्थित हैं। द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में 8 तत्व उपस्थित हैं जिसे लघु आवर्त कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव 8 elements which are called short period. ये था सेकेंड और थर्ड। इसके बाद क्या है? फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में चौथे और पांचवें आवर्त में पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं जिसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, जिसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त। लिख लीजिएगा बिल्कुल वैसे ही। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड have 18 elements. Fourth and fifth period have 18 elements. Fourth and fifth period have 18 elements which are called long period. चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं। चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व उपस्थित हैं जिसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। सिक्स्थ जो था उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, उसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, उसको कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। लिख लें सिक्स्थ पीरियड हैज 32 elements. Sixth period has 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 32 elements, which is called longest period. छठे आवर्त में सिक्स्थ आवर्त में 32 तत्व उपस्थित हैं जिसे अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है,
जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट था, अधूरा है। आज भी केमिस्ट्री के अंदर 7th तो नाका है, लेकिन जब ग्रुप के वाइज अकॉर्डिंग बात की जाती है केमिस्ट्री में, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आज भी कुछ स्पेस खाली है। ये सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें इतनी जगह खाली है कि अभी भी कोई नए एलिमेंट्स आएंगे तो उनके लिए प्रॉपर स्पेस जो था वो क्या है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से फिल हो चुकी है। मतलब आज भी कोई नए एलिमेंट्स जुड़ते जाएंगे तो उस पीरियोडिक टेबल में उसी ऑर्डर के अंदर वो इंक्रीज होती जाएगी, वो जो था स्प्रेड होती जाएगी, फैलती जाएगी। ये इसकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि वहां पर जितने एलिमेंट्स उस टाइम अवेलेबल थे केवल उसको ध्यान में रखकर पीरियोडिक टेबल बनी। ये एक आश्चर्य वाली बात है कि बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर अरेंज प्राप्त हुए हमको एलिमेंट, और आज भी जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उसी ऑर्डर के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर जो था वो क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो मतलब 6th के बाद जो पीरियड है वो अभी भी खाली है, जैसे जैसे डिस्कवर होते जाएंगे उससे ऐड होते जाएंगे। लेकिन 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7वां आवर्त अपूर्ण है। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7वां आवर्त अपूर्ण है। ये तो बताना था, लिखना था, इसलिए जरूरी था। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ जो था वो याद रखिएगा। ये तो सिंपल सी बात जो था वो बता रहा था। अब मेन बात जो एग्जाम में बार बार जो था यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्टेंट एग्जाम में आप देखोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो पूछे जाते हैं। कोई भी मेंडलीफ से आप स्टडी नहीं करते, आप मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो था वो स्टडी कर रहा है। अब इसका मतलब है कि इस पीरियोडिक टेबल के अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स, बहुत सारे ड्रॉबैक, बहुत सारी कमियां हो, वो क्या थे लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक, ड्रॉबैक ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, ड्रॉबैक ऑफ, ड्रॉबैक ऑफ, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां। सबसे पहला था जो सबसे हाईलाइट हो रहा था, जो सबसे पहले जैसा आप स्टार्ट कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से जनरेट जो था वो हो रहा था। सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे मैंने शायद कल भी हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में सबसे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई कि उन्होंने हाइड्रोजन जो था उसकी पोजीशन जो था वो फिक्स्ड नहीं थी, उसकी पोजीशन जो था वो निश्चित नहीं थी। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टन थी, केमिस्ट्री में अनिश्चित थी हाइड्रोजन की पोजीशन, और उसको फर्स्ट और 7th ग्रुप के अंदर, मेंडलीफ में बात करें तो मेंडलीफ के फर्स्ट और 7th ग्रुप के अंदर जो था रखा गया। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल थे वो एल्कली मेटल्स थे। तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को, ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अब ग्रुप चेंज हो गया, जिसको 7 कह रहा हूँ वो 17 हो गया केमिस्ट्री में। अब तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया किसको, हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेटल्स थे वो एल्कली मेटल्स थे, क्षारीय धातुएं थे। क्यों कहते हैं एल्कली मेटल्स, इस पर हम बात करेंगे, पढ़ना है इसी ग्रुप के अंदर। वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। तो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ में जगह दी गई। लेकिन इस हाइड्रोजन को 7th ग्रुप जो था किसका, मेंडलीफ का, उसमें हेलोजन एलिमेंट्स जो थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और था एक एस्टर्टीन, इनके साथ भी जो था वो रखा गया। रीजन मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो था 1 है, इसका एटॉमिक मास भी जो था वो 1 है। एटॉमिक मास 1 होने की वजह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी इसको सबसे पहली जगह मिली, इस वजह से इसको सबसे पहले जो था रखा गया। दूसरा रीजन होना चाहिए इसकी, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन आयन जो था वो फॉर्म करता है। जितनी एल्कली मेटल्स होती हैं ये सब भी केटायन M प्लस आयन फॉर्म करती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट करते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स के साथ में रखा गया। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। पूरी केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व जो था वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपने आउटर शेल में उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए केवल डुप्लेट कंप्लीट करना है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो 1 तो है इसके पास, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन फॉर्म करता है, नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, ऋण आयन बनाता है। किसकी तरह,
हेलोजन एटम्स की तरह, इसलिए इसको किस ग्रुप के अंदर भी रखा गया, 7th ग्रुप के अंदर भी रखा गया। ये कहीं से भी सही बात नहीं थी। केमिस्ट्री में के एलिमेंट एक है लेकिन उसकी पोजीशन जो थी, उसकी जगहें जो थी वो दो थी। इस हाइड्रोजन की इस अनसर्टन पोजीशन की वजह से मेन लीफ की शुरुआत ही जो था पूरी तरह से क्या हो गई, गलत हो गई। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान। इसके अंदर लिखेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी ये हेडिंग लिखे थे आपने, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर लिखें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन इन मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not certain in Mendeleev's periodic table, is not certain in Mendeleev's periodic table, in Mendeleev's periodic table, in Mendeleev's periodic table, it is placed, it is placed, it is placed, it is placed, it is placed in first group, 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 as well as placed in 7th 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 group। या आपको ध्यान रखना है रीजन क्या है, जो बात लिखाना थी वो लिखा चुका, लेकिन ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जो बना रहा है आप वो लिखा रहे हैं, आपको रीजन पता होना चाहिए। ये दो तरह के आयन फॉर्म करता है, केटायन और एनायन। केटायन किससे मैच कर रहा है, एल्कली मेटल से, और एनायन जो था वो किससे, हेलोजन एटम से। चाहेंगे तो फिर नीचे अलग से नोट करा दूंगा, इधर तो इतना ही लिखना है आपको जो हेडिंग दिखाई गई है, लेकिन मैंने कहा इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप याद ये रखें कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स और हेलोजन एटम जो है दोनों से जो था वो क्या करती हैं, मैच जो था वो करती हैं ना। हिंदी के अंदर लिखिएगा, हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी, हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी, हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रथम, मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रथम एवं सातवें समूह, प्रथम एवं सातवें समूह में स्थान प्रदान किया गया, प्रथम एवं सातवें समूह में स्थान प्रदान किया गया, प्रथम एवं सातवें समूह में स्थान प्रदान किया गया। एक काम करके कॉर्नर पर लिखेगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सदैव याद रखें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सदैव याद रखें। यहां से आंसर सॉल्व होगा। जब आपसे कहा जाएगा कि हाइड्रोजन इज वंडरिंग एलिमेंट्स एक्सप्लेन, जब आपसे कहा जाएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्यों, जब इसका आंसर ढूंढना होगा तो ये आंसर आपको ये मिलेगा। वो जो लिखा है वो तो रिजल्ट है आपका, वो रीजन जो था पहले रीजन दोगे, फिर ये जो बात फर्स्ट पॉइंट में लिखाया था ये आप लिख देंगे, तब आपका आंसर जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों वंडरिंग एलिमेंट्स क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह, एल्कली मेटल्स और हेलोजन एटम्स दोनों की तरह रखती हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन जो था वो अनसर्टन है, इसलिए आवर्त सारणी में उसका स्थान जो था वो निश्चित नहीं है। लिखिएगा, जहां लिखा पॉइंट्स टू रिमेंबर उसमें लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, properties of hydrogen, properties of hydrogen, properties of hydrogen similar to alkali metals, similar to alkali metals, similar to alkali metals, similar to alkali metals and halogen atoms, and halogen atoms, and halogen atoms, and halogen atoms. Therefore position of hydrogen, therefore position of hydrogen, therefore position of hydrogen is not certain in Mendeleev's periodic table, therefore position of hydrogen is not certain in Mendeleev's periodic table, therefore position of hydrogen is not certain in Mendeleev's periodic table। हाइड्रोजन तत्व के विभिन्न गुण, therefore position of hydrogen is not certain in Mendeleev's periodic table। हिंदी में हाइड्रोजन के विभिन्न गुण, क्षारीय,
क्षारीय धातु, हाइड्रोजन के विभिन्न गुण, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन के विभिन्न गुण, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन के विभिन्न गुण, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु एवं हैलोजन तत्वों, क्षारीय धातु एवं हैलोजन तत्वों के समान होते हैं, हैलोजन तत्वों के समान होते हैं, क्षारीय धातु एवं हैलोजन तत्वों के समान होते हैं। इस कारण हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है। 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 अगर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, एक वर्ड बार बार आ रहा है, दिमाग में हिट कर रहा हो ये, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे केमिकली जब समझाऊंगा इसको तो अलग तरह से समझाऊंगा। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह, एल्कली मेटल। ये एल्कली मेटल्स कहाँ पर मिलती हैं? फर्स्ट ग्रुप में। इनको एल्कली मेटल्स, मेटल है उसको कहा जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। तो ये सब के सब फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनमें मेटालिक कैरेक्टर है, इसलिए मेटल धातु शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब आप सेकंड ग्रुप में जाते हैं तो सब के सब एलिमेंट जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, केटायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, इसलिए उनके साथ भी मेटल वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ मेटल धातु शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, इसलिए मेटल है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए मेटालिक है, इसलिए जो था धातु है। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लेकिन कौन सी मेटल्स कहा गया? एल्कली। एल्कली शब्द का मतलब जानते हैं, एल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। वैसे साइंस में आगे जाकर पढ़ोगे, यहाँ पर भी 2 बातें हैं। एल्कलाइन वर्ड वहीं यूज किया जाना चाहिए जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। कोई ऐसा बेस, जो ऐसे ही बता रहा हूँ, 2 वर्ड होते हैं बेस के लिए, एक बेसिक वर्ड यूज करते हैं बेसिक नेचर, और एक एल्कलाइन नेचर वर्ड यूज करते हैं। अभी तो दोनों आप एक जैसा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि एल्कलाइन वर्ड वहां यूज किया जाना चाहिए जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए एल्कलाइन, और जहां बेसिक वर्ड वहां यूज किया जाना चाहिए जो केवल बेस होते हैं, जो बेसिक नेचर जो होता शो करते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों कहा गया? जितनी मेटल्स होती हैं ये एयर के साथ में बहुत आसानी से रिएक्ट कर देती हैं। कोई भी मेटल होगी वो एयर के साथ में आसानी से रिएक्ट कर लेगी। कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। मैं सोडियम से बता देता हूँ, आप ज्यादा यूज वो है कंफर्ट है किसके लिए? सोडियम बार बार यूज करते हैं, फिर पढ़ेंगे तो सभी के लिए सोडियम। ये सोडियम जो था एयर के साथ रिएक्ट करता है, और एयर के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम ऑक्साइड। सबके सब यही काम करती हैं। जितनी मेटल है वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और जब इन ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब इन ऑक्साइड को जल के अंदर घोला जाता है, तो यह हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड बनाया। अब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, वाटर क्या है? HOH, तो ये बना देते हैं NaOH, और जिस किसी में OH होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो इनके जितने ऑक्साइड होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम, ये एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। हमेशा दुनिया में कोई भी एयर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्साइड जितने भी इनके ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड है तो मेटलिक ऑक्साइड कह दो अभी, तो जितने भी इनके मेटलिक ऑक्साइड हैं, जब इनको किस में डिसॉल्व किया जाता है? वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जल में घोला जाता है, तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड, OH देते हैं। हाइड्रोक्साइड जो देगा वाटर में डिसॉल्व होगा वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन देते थे, इसलिए बेसिक नेचर के थे, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? एल्कली। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, इसलिए मेटल वर्ड यूज किया गया, इसलिए क्या कह रहा है? एल्कली मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहा गया? एल्कली मेटल। प्रॉपर रिएक्शन मैंने अभी ऐसी बता दी, ये भी अपने आप नहीं होती, कैसे होती है रिएक्शन ये समझाऊंगा जब आऊंगा इस जगह पर, है ना। अभी तो रीजन बता रहा था एल्कली मेटल। अच्छा, 7th ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स थे? हेलोजन। ये भी बहुत यूजफुल है, बार बार आते हैं, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और एलिमेंट्स होता है एस्टर्टीन, लेकिन उसको केमिस्ट्री में हेलोजन नहीं माना जाता। 7th ग्रुप का है। आज के प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो 17th ग्रुप का है, लेकिन हेलोजन नहीं। 17th ग्रुप में है लेकिन हेलोजन, केमिस्ट्री में केवल 4 एलिमेंट्स को हेलोजन कहा गया। हमेशा ध्यान रखना, बहुत यूज होते हैं। तो केवल कितने एलिमेंट्स को? 4 एलिमेंट्स को हेलोजन कहा गया। कौन कौन?
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कलेक्टिवली अगर किसी से डिनोट करें तो ये कहलाते हैं एक्स। तो कहीं पर केमिस्ट्री में एक्स दिखाई दे, आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है, हेलोजन के बारे में। तो एक्स को प्लेस मतलब रिप्लेस कर सकते हो आप क्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो ये सब के सब क्या कहलाए, हेलोजन। क्यों कहलाए, क्योंकि दीज फोर एलिमेंट्स आर सी साल्ट फार्मर, क्योंकि ये चार एलिमेंट्स जो हैं ये समुद्री लवण बनाने वाले हैं। दीज आर सी साल्ट फार्मर, इनको कहा जाता है दीज आर सी साल्ट फार्मर, ये समुद्री लवण बनाने वाले हैं। समुद्री लवण के सी वाटर में अगर देखें तो फ्लोरीन फ्लोराइड साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, फ्लोराइड का साल्ट बनाता है। तो समुद्री जल अगर हम लें, सी वाटर अगर हम कलेक्ट करें और उसका एस्टिमेशन करें, उसका परीक्षण करें, तो उस वाटर के अंदर हमको क्या मिलेंगे, फ्लोराइड साल्ट मिलेंगे, फ्लोराइड के लवण मिलेंगे। ये फ्लोराइड किससे बनेगा, फ्लोरीन से। तो हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन क्या बना रहा है, फ्लोराइड साल्ट। और ये फ्लोराइड साल्ट कहाँ बना, किसमें मिलते हैं, सी वाटर के अंदर, समुद्री जल के अंदर मिलते हैं, है ना। क्लोरीन जो है ये भी सी साल्ट के फॉर्म में, ये तो यूज कर रहा हूं घर के अंदर। नमक, कॉमन साल्ट, नमक, तो क्लोरीन क्या बनाता है, कॉमन साल्ट, नमक बनाता है। ये भी किसमें है, सी वाटर में अवेलेबल है, मतलब साल्ट बना है लेकिन वो भी सी वाटर के अंदर मिला। ब्रोमीन ब्रोमाइड साल्ट बनाता है ना, ब्रोमाइड साल्ट बनाता है, वो भी सी वाटर के अंदर जो था अवेलेबल है। समुद्री सी वाटर के अंदर, समुद्री जल के अंदर जो सी ग्रास मिलती है, समुद्री घास मिलती है, उस समुद्री घास के अंदर मिलता बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या, आयोडीन। तो केमिस्ट्री में आयोडीन सी ग्रास के अंदर मिलता है, समुद्री घास के अंदर मिलता था। ब्रोमीन ब्रोमाइड साल्ट बनाता था, क्लोरीन क्लोराइड साल्ट मतलब कॉमन साल्ट बनाता था, फ्लोराइड साल्ट ये सब के सब समुद्री लवण बनाते हैं। ये सब के सब सी साल्ट फार्मर हैं। आप जब हिंदी में कह रहे हैं तो मैं कहूंगा ये चार तत्व समुद्री लवण बनाने वाले में। इंग्लिश में यही बात कहता तो मैं कहता दीज फोर एलिमेंट्स आर सी साल्ट फार्मर। अगर हिंदी में ना कहूं, अगर इंग्लिश में ना कहूं, इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर कहें तो इनको कहेंगे दीज एलिमेंट्स आर हेलास। क्या कहेंगे, हेलास। हेलास से बन गया हेलोजन। तो हेलोजन वर्ड किससे बना, हेलास से। हेलास का मतलब सी साल्ट फार्मर, समुद्री लवण बनाने वाले, इसलिए केमिस्ट्री में इनको क्या कहते हैं, हेलोजन। ये बार बार आ रहा था, हिट कर रहा था, मुझे लग रहा था बस सुन रहा हो आप, इसलिए मैं ये कहानी सुनाने लगा। तो इनको हेलोजन क्यों कहा समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, सी साल्ट फार्मर है। और ये वर्ड कहां से जनरेट हुआ, हेलास से जनरेट हुआ, इसलिए इनको जो था वो क्या कहा गया, हेलोजन जो था वो कहा गया। आई बात समझ में। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, position second, position of isotopes, position of isotopes समस्थानिकों का स्थान, position of isotopes समस्थानिकों का स्थान, position of isotopes। पहले isotopes समझा चुका, लिखा हुआ आपके पास डेफिनेशन। isotopes क्या कहा था, किसी एक ही एलिमेंट के वो एटम, किसी एक ही एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के थ्री एलिमेंट्स, एक 1 1 2 और 1 3। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है, आपको दिखाई कितना हाइड्रोजन देता है, 1, लेकिन एक्चुअल में वहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3। वहां एक हाइड्रोजन नहीं है, कितने हैं, जैसे जहां पर आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है वहां पर एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन 1735 और एक क्लोरीन 1737, है ना। ऐसे ही आप मैग्नीशियम पे जाएंगे, सोडियम पे जाएंगे, तो कई जगह पर एक से ज्यादा एटम्स जो था वो अवेलेबल है। तो जहां आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है सिंपल, जब पीरियोडिक टेबल देखते हो तो आपको एक एटम दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वहां छुपे हुए कितने एटम्स हैं। अच्छा ये एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, ये भी क्या हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक अलग एटम है, ये हाइड्रोजन का ये दूसरा एटम है, ये हाइड्रोजन का तीसरा एटम है। ये हाइड्रोजन के वो एटम थे जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सबके समान थे, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। तो याद हो आपको नोट कराया था, मैंने कहा था कि क्या है, atoms of n elements, यही कहा था, atoms of n elements which have same atomic number but have different atomic mass are called isotopes। आपने कहा था किसी तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हिंदी में तो बहुत आसानी से समझ आता है। आइसो जो था वो इक्विलिब्रियम के लिए, आइसो शब्द समान के लिए जो था यूज होता है, हिंदी में तो साफ आ ही रहा है। समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान, जिनका स्थान क्या हो, एक समान। आइसोटोप्स का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, आइसोटोप्स मतलब विच आर प्लेस्ड सेम प्लेस, है ना, विच आर प्लेस्ड सेम प्लेस, है ना, जिनको एक ही जगह पर प्लेस किया गया। तो केमिस्ट्री में आप जब हाइड्रोजन की बात आई तो हाइड्रोजन कहा कि ये हाइड्रोजन एक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो केमिस्ट्री में ये बताया गया कि हाइड्रोजन एक नहीं कितने होते हैं, 3। एक हाइड्रोजन वो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, एक 1 और एटॉमिक मास 2,
एक 1 और 3। आपने कहा जब मैंडलीव से पूछा गया कि आपने ये जो पीरियोडिक टेबल हमको जनरेट कर रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल बताओ कि किसके बेसिस पर दिया, तो किसके बेसिस पर नहीं, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु भार का कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था, H11, और उसके नीचे लिथियम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था H12। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो एक्चुअल में जब मैंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो पहला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था प्रोटियम, दूसरा होना चाहिए था ड्यूट्रियम और तीसरा होना चाहिए था ट्राइटियम। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि आपने जब आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी तो आपने ये भी तो कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। उनके गुण जो है वो कैसे होते हैं, एक समान। क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जो था वो एक समान है। तो मैंडलीव से कहा ये क्या जवाब दे रहे हो आप, क्या आप कह रहे हो कि इनके एटॉमिक, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो सारों को उठाकर मैंने हाइड्रोजन की जगह, तो ये तो आप फिर आप रूल इसके हिसाब से दो। उन्होंने तो रूल किसके बेसिस पे दिया, मतलब उन्होंने जब जवाब देना था तो अपने नियम को तोड़ दिया। उन्होंने कहा आप अपनी रूल को फॉलो नहीं कर रहे। हम आपसे इसका जवाब पूछ रहे हैं कि पहले ये होना था, सेकेंड ये होना था, थर्ड ये, तो आप कह रहे हो नहीं, इनको एक ही जगह पर इसलिए किया गया है कि इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन आपसे तो कहा कि आपने तो ये कुछ भी नहीं कहा, आपने तो कहा कि मैं केवल अरेंज किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, एटॉमिक मास। और आइसोटोप्स के एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप को एक ही जगह पर आना चाहिए या अलग अलग जगह पे आना चाहिए, अलग अलग जगह पर आना चाहिए। तो मैंडलीव के रूल्स के अकॉर्डिंग आइसोटोप को अलग अलग जगह पर आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये कहकर उनको एक ही जगह पर रख दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज तो क्या है, सही कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन वो अपने ही रूल को तोड़ रहे हैं, फॉलो तो तब नहीं कर रहे हैं। इसलिए साइंस ने इस बात को जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आप आइसोटोप के जो पोजीशन है उनको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो बात कह रहा हूँ समझ में आ गई है ना। तो आइसोटोप को एक जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए, किसके रूल के अकॉर्डिंग, मैंडलीव। क्यों, क्योंकि इनके एटॉमिक मास कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु भार जो था वो भिन्न भिन्न होते हैं। लिखिएगा पोजीशन ऑफ आइसोटोप में लिखिएगा, इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, in Mendeleev's periodic table, 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 isotopes are placed, isotopes are placed at same place. But these atoms have different atomic mass. 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 समझ गए। मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को एक ही जगह पर रखा गया है, जबकि ये एटम्स क्या करते थे, एक ही तरह का, जबकि डिफरेंट जो था वो एटॉमिक मास रखते थे। हिंदी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि इनके परमाणु भार, जबकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर इसके बाद आप जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो हमें आर्गन और पोटेशियम में एक प्रॉब्लम जो था वो दिखाई देती है मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। आर्गन जो है, आर्गन का एटॉमिक मास जो था वो था 39.9 और केमिस्ट्री में पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है 39.1। जैसे आपके अकॉर्डिंग अगर आप मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं और आपके सामने नहीं है तो पहले कौन आना चाहिए, नाम है एक आर्गन है, दूसरा पोटेशियम, तो कौन आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए। सिंपल सा, आप समझ रहे हो ये बात। यही बात उनसे पूछी कि केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर पोटेशियम उन्होंने आर्गन के बाद रख दिया।
पोटेशियम को किसके बाद रख दिया, आर्गन के बाद। इसका उनके पास कोई जवाब जो था वो नहीं था, जबकि सिंपल सा आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.1। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट लिखिएगा। आर्गन ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मास लिखना 39.9, आर्गन ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मास, आर्गन ब्रैकेट में 39.9, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। दोनों का एटॉमिक मास लिखना तो समझ में आएगा क्यों कहा जा रहा है ये बात। आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, दोनों का ब्रैकेट में एटॉमिक मास लिख दिया। इसी तरह की प्रॉब्लम बाद में आती है, क्वाइन मेटल्स के बाद में आती है, चाहे तो उसी के बाद लिखें। केमिस्ट्री के अंदर कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इनको कलेक्टिवली अगर कोई नाम दो तो इंग्लिश में कहते हैं क्वाइन मेटल, हिंदी के अंदर कहते हैं सिक्का धातु या मुद्रा धातु। रीजन आप समझ गए होंगे, तीनों मेटल से क्वाइन बनाए जा सकते हैं। कॉपर तांबे के सिक्के बनते हैं, क्वाइंस बनते हैं, चांदी के सिल्वर के क्वाइन बनते हैं, गोल्ड के क्वाइन बनते थे। इसलिए कलेक्टिवली इन तीनों को क्या कहा गया, केमिस्ट्री में क्वाइन मेटल्स जो था वो कहा गया, सिक्का धातुएं जो था वो कहा गया। ये क्वाइन मेटल्स, इन क्वाइन मेटल्स को जो था वो केमिस्ट्री में एल्कली मेटल्स के साथ में रखा गया, मतलब उसी सीरीज के अंदर, उसी ग्रुप के अंदर जो था रखा गया। जबकि एल्कली मेटल्स और क्वाइन मेटल्स के जो था वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लिखिएगा, हिंदी में लिख लेते हैं पोटेशियम, हिंदी में नोट कर लो। आर्गन ब्रैकेट में उसका परमाणु भार लिखना 39.9, आर्गन 39.9 को पोटेशियम 39.1 से पहले स्थान प्रदान किया गया। आर्गन 39.9 को पोटेशियम 39.1 से पहले स्थान प्रदान किया गया। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, क्वाइन मेटल्स ब्रैकेट में लिख लो। क्वाइन मेटल्स क्या है, क्वाइन मेटल्स किस किस को कहते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। क्वाइन मेटल्स कॉपर सिल्वर ब्रैकेट में गोल्ड, CuAgAu। क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड, क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड, क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड with, क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड with alkali metals, क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड with alkali metals, with alkali metals, but क्वाइन मेटल्स, but क्वाइन and alkali metals, but क्वाइन and alkali metals, but क्वाइन and alkali metals have different properties, have different properties. देखा, क्वाइन मेटल्स आर प्लेस्ड विथ एल्कली मेटल्स बट क्वाइन एंड एल्कली मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हिंदी में सिक्का धातुओं ब्रैकेट में लिखना क्या क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। सिक्का धातुओं को क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, सिक्का धातुओं को क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, सिक्का धातुओं को क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया। जबकि दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यही प्रॉब्लम केमिस्ट्री में कोबाल्ट और निकल के साथ थी। कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर जो था वो होता है, अगर आप सीरीज में देखें एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये था। अब ये आज अपने आप ये प्रॉब्लम जो था वो सही हो गई। तो निकल से पहले कौन आता है, कोबाल्ट जो था वो आता है। इसका एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। आज ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, किसी ने करी नहीं,
और बस केवल एक वर्ड चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कोबाल्ट को किससे पहले रखा गया? निकेल से पहले जो था वो रखा गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59.9 और निकेल का होता है 58.1। दोनों का एटॉमिक नंबर जो था एटॉमिक मास जो था वो डिफरेंट था, तो पहले कौन आना चाहिए था? निकेल जो था वो आना चाहिए था, लेकिन रखा किसको गया उन्होंने? कोबाल्ट। देखिएगा नेक्स्ट, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकेल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकेल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकेल। कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकेल। हिंदी में कोबाल्ट को निकेल से पूर्व स्थान पर रखा गया, कोबाल्ट को निकेल से पूर्व स्थान पर रखा गया, कोबाल्ट को निकेल से पूर्व स्थान पर रखा गया। देखा, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एक एलिमेंट होता है लेंथेनम 57, लेंथेनम 57, और एक एलिमेंट होता है एक्टिनियम 89। केमिस्ट्री में लेंथेनम 57 के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, तो केमिस्ट्री में लेंथेनम 57 के बाद 14 एलिमेंट्स आए, इनको इकट्ठा किया गया। वो पीरियोडिक टेबल से नीचे जो आपको हॉरिजॉन्टल रो जो दिखाई देते हैं दो, है ना, उसमें एक रो जो है वो लेंथेनाइड है, वो नीचे लास्ट रो जो है वो एक्टिनाइड है। इनको केमिस्ट्री में यहाँ पर एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। अगर पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता 58, वहां पर एकदम ब्रेक हो जाएगा। कितने का ब्रेक? 24 का, और उनको उठाकर केमिस्ट्री में नीचे रखा गया लेंथेनाइड। और 89 के बाद 90 आना चाहिए, लेकिन नहीं है, 90 थोरियम का होता है, वो भी फिर पीरियोडिक टेबल में नीचे 14 एलिमेंट्स है। लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए उनको लेंथेनाइड कहा गया। एक्टिनियम 89 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए उनको एक्टिनाइड कहा गया। लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज लेंथेनम की तरह होती हैं, एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज एक्टिनियम की तरह होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए था। और आज की जो केमिस्ट्री है उसमें लेंथेनाइड की सीरीज अलग है, एक्टिनाइड की सीरीज जो था अलग है, लेकिन मेंडलिफ की जो सीरीज थी उनमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एक साथ रखा गया, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की जो था बिल्कुल ही क्या है? अलग है। देखिएगा, लेंथेनाइड 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 and actinide, lanthanide and actinides, lanthanide and actinides are placed, lanthanide and actinides are placed, lanthanide and actinides are placed in same group, lanthanide and actinides are placed in same group, lanthanides and actinides are placed in same group, but lanthanide and actinides have different properties, but lanthanide and actinides have different properties, but lanthanide and actinides have different properties। हिंदी में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को एक ही समूह में रखा गया, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को एक ही समूह में रखा गया, एक ही समूह में रखा गया, जबकि इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये थे वो मेन प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को एक ही समूह में रखा गया, जबकि इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कहते ड्रॉबैक, डिमेरिट्स, कमियां किसकी? मेंडलिफ की। अब इसके बाद जो आप पढ़ा जाएगा यही आपको पढ़ना था। इसके बाद आज जो केमिस्ट्री आप जिस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे पढ़ते हैं वो जो था वो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट।